नमस्कार साथियों, नंदिनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर यशोकीर्ति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि की परीक्षा हम यहाँ पे करा रहे हैं, जिसका विस्तृत वर्णन आप यहाँ पे पाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज हम नाटक का विकास द्विवेदी युग के बारे में जानकारी लेंगे। द्विवेदी युग क्या क्या है, पूरा द्विवेदी युग कैसा इसका रहा है और कौन कौन से इसमें नाटककार आते हैं, पूरा विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। दोस्तों, द्वितीय उत्थान आप देख रहे हैं, नाटक का विकास, द्वितीय उत्थान, द्विवेदी युग, बेताब युग। क्या है द्विवेदी उत्थान, द्विवेदी युग, बेताब युग, पूरा विस्तृत जानकारी लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये आपको जब आपको यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है, जिस तरह से दो नाम दिखाई दे रहे हैं, द्विवेदी उत्थान और द्विवेदी युग, बेताब युग, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में हम जानेंगे क्या किसने नाम दिया है। पहले तो सबसे पहले ये जान लेंगे कि ये नाम कैसे आया। अब कुछ विद्यार्थियों को तो ये भी नहीं पता होगा कि इस युग को बेताब युग भी कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है। इसका पूरा विस्तृत जानकारी आपको यहाँ इस वीडियो में मिलेगा। यह युग नाट्य साहित्य की दृष्टि से सबसे कम समृद्ध रहा है। हमने देखा है कि भारतेंदु युग का जो युग रहा है, बहुत ही समृद्ध युग रहा है, क्योंकि इस समय जो साहित्य लिखा गया था, आपने देखा है, अगर आपने पिछले वीडियो को सुना होगा, तो ये जो युग रहा है भारतेंदु युग का युग बहुत ही समृद्ध रहा है। क्योंकि इस समय हिंदी से पहले भारतेंदु के समय की बात कर रही हूँ, हिंदी से पहले नाट्य परंपरा क्या थी, संस्कृत और प्राकृत थी, हमने आपको बताया है। लेकिन जब आधुनिक की बात करते हैं तो आधुनिक में ही नाट्य परंपरा क्या है, शुरुआत हुई हिंदी से। और नाटक को पंचम वेद भी कहा गया, तो भरत मुनि ने कहा गया। मैंने आपको सारा जानकारी आपके पिछले वीडियो में दे दिया है। तो द्विवेदी युग के बारे में जानकारी आपको देना चाहूंगी कि द्विवेदी युग को जो नाटक है उसका प्रभाव कहाँ से रहा। द्विवेदी युग में नाटकों का प्रभाव जो है वो किससे रहा है दोस्तों, फारसी रहा है। आप अच्छे से ध्यान से इसको सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जानकारी मैं दे रही हूँ। इसमें द्विवेदी युग नाटकों का प्रभाव जो है वो फारसी से रहा है। आपको बात बता दूं कि यहाँ पे यह युग जो है नाटक साहित्य की दृष्टि से बहुत ही कम समृद्ध रहा है, क्योंकि भारतेंदु युग जो है वो काफ़ी विस्तार रहा है। और भारतेंदु युग है जिसमें नाट्य परंपरा की शुरुआत की गई। आधुनिक नाट्य परंपरा की शुरुआत हिंदी से हुई। भरत मुनि ने जिस तरह से पंचम वेद की बात कही है, दशरथ ओझा ने किस नाटक को प्रथम नाटक माना है, तो देलहन का नाटक गए, नए कुमार दास, इस तरह से मैंने आपको सारी जानकारी दी है। लेकिन उसकी तुलना करने के कारण ही मुझे वहाँ का जिक्र करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये जो रहा है काल, वो इसमें भारतेंदु युग जैसी कोई प्रतिभा नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं भारतेंदु द्वारा जो स्थापित रंगमंच आगे ना बढ़ सका। भारतेंदु युग में जो रंगमंच स्थापित किया गया था वो यहाँ पे वो क्या हुआ, आगे नहीं बढ़ सका। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जनता जो है व्यावसायिक रंगमंच नाटकों में अधिक रुचि लेने लगी। क्या लेने लगी थी? व्यावसायिक रंगमंच नाटकों में अधिक रुचि लगी। इस युग में विभिन्न विषयों पर नाटक लिखे गए। आप देखेंगे कि इस युग में, द्विवेदी युग में, विभिन्न विषयों पर नाटक लिखे गए। इस युग में क्या हुआ था कि फारसी प्रभाव भी नाटकों पर देखने को मिलता है। हमने पिछले वीडियो में देखा है भारतेंदु युग में फारसी का प्रभाव नहीं था, नहीं दिखाई देता था, लेकिन इस समय फारसी का प्रभाव नाटकों पर देखने को मिला है। और इस युग में पौराणिक नाटक जो है वो इस प्रकार है, जिसका हम यहाँ पे जिक्र करेंगे कि कौन कौन से नाटक हुए द्विवेदी युग के अंतर्गत। अब बात करते हैं हम यहाँ पे द्विवेदी युग के अंतर्गत ही। यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरह के नाटक लिखे गए थे। और 1903 में बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है कि हिंदू जाति तथा हिंदुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम लटका यह फारसी थिएटर है, जो दर्शकों को आशिकों माशिकों का लुत्फ हासिल कराने का बड़ा उम्दा जरिया है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट का है, 1903 में रचना लिखी, कथन लिखा गया है कि हिंदू जाति तथा हिंदू जाति और हिंदुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम लटका यह पारसी थिएटर है। इस समय पारसी थिएटर, मैंने आपको बताया है कि फारसी का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। फारसी थिएटर है जो दर्शकों को आशिकों माशिकों का लुत्फ हासिल कराने का बड़ा उम्दा जरिया है।
तो ये बालकृष्ण भट्ट जी का कथन है। आगे बात करते हैं 1912 में बद्रीनाथ भट्ट जी का। यहाँ पे देखें, संस्कृत के वीणी संहार जो नाटक है वो कुरुवन दहन नाम से हिंदी रूपांतरण किया गया। 1912 में इसका अनुवाद किया गया। तो आप देखेंगे इस समय जो नाटक है वो अनुवाद इस समय यानी अर्थात द्विवेदी युग के अंतर्गत नाटक जो है वो अनुदित नाटक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि भारतीय युग में जो है नाटक लिखे गए वो आधुनिक में ही नाट्य परंपरा जो शुरुआत हुई थी हिंदी से, और जिस तरह से नाटक के मतलब एक बहुत तेज़ी से यहाँ पे नाटक लिखा गया भारतीय युग के अंतर्गत। तो ये जो युग रहा है द्विवेदी युग, इस समय जो है नाटक फारसी का भी प्रभाव रहा है। द्विवेदी युग के नाटकों में द्विवेदी युग के नाटकों का प्रभाव जो है वो फारसी का रहा है। इसलिए इस समय यहाँ देखेंगे, इसलिए नहीं कहूँगी कि इस समय जो है वो अनुदित नाटक रहा है, क्योंकि ये जो समय रहा है मैंने आपको बताया है कि किस तरह का युग रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप मैंने आपको बताया है कि जो सबसे समृद्ध मतलब युग है, जो द्विवेदी युग का नाट्य है वो साहित्य की दृष्टि से सबसे कम समृद्ध रहा, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा गया वो नाटक है अनुदित नाटक रहा। भारतीय युग के अंतर्गत मौलिक नाटक भी लिखे गए और द्विवेदी युग नाटक भी लिखे गए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मौलिक नाटक ना लिखते हुए अधिकतर यहाँ पे अनुदित नाटक लिखे गए हैं। अनुदित नाटक जैसे यहाँ पे कहूँ कि अंग्रेजी से हिंदी, मराठी से हिंदी और बाकी भाषाओं से भी हिंदी का अनुवाद ज़्यादा अधिकतर किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनाथ भट्ट जी का यहाँ पे आपको कथन मिलता है। द्विवेदी युग के अंतर्गत ऐतिहासिक नाटक लिखे गए, जैसे भारतीय युग के अंतर्गत भी ऐतिहासिक नाटक, सामाजिक नाटक, आपको मैंने पौराणिक नाटक बताया। ठीक यहाँ पे भी द्विवेदी युग के अंतर्गत भी आपको ऐसे ही नाटक मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे गंगा प्रसाद गुप्त का वीर जयमल नाटक है, 1903 में लिखा गया है। वृंदालाल वर्मा जी का नाम ऐतिहासिक उपन्यास के अंतर्गत हमने देखा है। तो ठीक यहाँ पे भी नाटक का नाम ऐतिहासिक के अंतर्गत आपको दिखाई दे रहा है। तो इनका जो नाटक है वो सेनापति उद्दल 1909 में लिखा गया। बद्रीनाथ भट्ट चंद्रगुप्त 1915, जी हाँ चंद्रगुप्त ये जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है, ये बद्रीनाथ भट्ट जी का है, 1915 में लिखा गया नाटक है। कृष्ण प्रकाश सिंह पन्ना 1915 में लिखा गया ये नाटक है। हरिदास माणिक संयोगिता हरण 1915 में ये नाटक लिखा गया है। बात करते हैं आगे, और भी नाटक है परमेष्ठी दास का, देखें वीर चुड़ावत सरदार का नाटक है। अब बात करते हैं समसामयिक उपादानों पर लिखे गए नाटकों का उपन्यास। भगवती प्रसाद नाटककार हैं, उनका आप नाटक देखिए वृद्ध विवाह 1905 में। जीवानंद शर्मा भारत विजय 1906 में लिखा गया। कृष्णानंद जोशी का उन्नति कहाँ से होगी नाटक है, उन्नति कहाँ से होगी। मिश्र बंधु नेत्रों मिलन 1915 में नाटक लिखा गया। अब बात करते हैं द्विवेदी युग में रचित प्रमुख पौराणिक नाटक है, जो इस प्रकार से है। देखिए राधाचरण गोस्वामी जी का नाटक, राधाचरण गोस्वामी जी का श्रीदामा 1904 में लिखा गया। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से प्रश्न बनते हैं। श्रीदामा किसकी रचना है, तो यहाँ पे देखिए राधाचरण गोस्वामी का है श्रीदामा। वही ठीक बता रही हैं आपको सुदामा जो है शिवनंदन सहाय जी का यहाँ पे नाटक है। बात करते हैं बनवारी लाल कृष्ण कथा कंसवध। देखिए कंसवध 2 है, यहाँ पे एक नारायण मिश्र का कंसवध है और एक बनवारी लाल का कंसवध है। तो 1909 में लिखा गया है और इधर एक 1910 में ये लिखी गई है। ब्रजनंदन सहाय उद्धव 1910 में लिखी गई रचना है। ठीक है, इस तरह से देखिए गंगा प्रसाद का यहाँ पे रामाभिषेक, राम नारायण मिश्र का जनक बाड़ा 1906 में। गंगा प्रसाद का हमने बता दिया है यहाँ पे देखिए रामाभिषेक, और यहाँ पे देखिए गिरधर लाल राम वन यात्रा, नारायण सहाय रामलीला, राम गुलाल लाल धनुष यज्ञ लीला, महावीर सिंह नल दमयंती, गौर चरण गोस्वामी अभिमन्यु वध 1906 में, सुदर्शनचार्य अनर्घ नल चरित 1906 में, बांके बिहारी लाल सावित्री नाटिका, वेणु संहार बालकृष्ण भट्ट का है। लक्ष्मी प्रसाद उर्वशी, हनुमंत सिंह सती चरित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, हनुमंत सिंह सती चरित्र का 1910 में। शिवनंदन मिश्र शकुंतला
बद्रीनाथ भट्ट, कुरुवन दहन, माधव शुक्ल, महाभारत पूर्वार्ध, पांडव प्रताप। देखिए पांडव प्रताप का यहाँ पे देखिए हरिदास मणिक इनका नाटक है। माखनलाल चतुर्वेदी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कृष्णा अर्जुन जो है, कृष्णा अर्जुन युद्ध नाटक लिखा गया 1918 में माखनलाल चतुर्वेदी के। ये बहुत बार पूछा गया नाटक है। इसके बारे में बात करूँ कृष्णा अर्जुन युद्ध के बारे में, तो यह युद्ध में राष्ट्रीयता चेतना और साहित्य के गुण विद्यमान है। शेष सभी नाटकों में नाट्य कला का विकास जो है अभिनव तत्व गौण है। तो दोस्तों ये इस तरह के यहाँ पे ये नाटक है जिसके बारे में आपको मैंने जानकारी दी है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कृष्णा अर्जुन युद्ध के बारे में मैंने आपको बताया है। तो ये दोस्तों ये यहाँ पे दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा मैं आपको बता दूं कि द्विवेदी युग, तो द्विवेदी उत्थान युग और बेताब युग नाम किसने किया और उसका समयकाल मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये पहले ही मुझे बता देना था, लेकिन यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जानकारी देनी है कि बेताब युग नाम किसने किया, इसलिए यहाँ पे मुझे जानकारी देना आवश्यक मैं समझ रही हूँ। तो दोस्तों भारतीय के अंतर्गत नाटक के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने इस जो द्वितीय उत्थान, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द्वितीय उत्थान नामकरण दिया है, ये रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। तो दोस्तों इसको याद रख लीजिएगा, द्वितीय उत्थान जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। इसको द्वितीय युग नामकरण उचित नहीं समझा, इसलिए इन्होंने द्वितीय उत्थान युग रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। और इसका समय काल आपको मैं बता दूं 1893 से 1918 समय काल है 1893 से 1918। तो दोस्तों ये रहा रामचंद्र शुक्ल का द्वितीय उत्थान का समय काल। अब बात करते हैं, आपने देखा है कि द्विवेदी युग को अनुवाद युग के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है अनुवाद युग के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि इस समय मैंने आपको बताया है कि अनुदित नाटक बहुत ज़्यादा, अधिकतर नाटक अनुवाद लिखे गए। तो शिव कुमार शर्मा जी ने इसको द्विवेदी युग को अनुवाद युग भी कहा है। तो दोस्तों इस तरह से ये आपका रहा है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है इस के अंतर्गत, क्योंकि ये जानकारी बहुत आवश्यक थी। अब मैं बात करती हूँ बेताब युग के बारे में, जानकारी देती हूँ। बेताब युग क्या है? बेताब युग के बारे में बता देते हैं दोस्तों कि ये क्यों बेताब युग नाम किसने रखा। भारतीय रंगमंच की विवेचनात्मक के अंतर्गत आप यहाँ पे देखिए। चलिए पहले ये थोड़ी जानकारी है उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। नाम लेने योग्य अच्छे मौलिक नाटक बहुत दिनों तक दिखाई न पड़े, अलबत्ता अनुवादों की परंपरा चलती रही। यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि ऐसा कोई नाम लेने योग्य नहीं था कि द्विवेदी युग को द्वितीय उत्थान कहना ही उचित, मतलब कहना उचित रहा, क्योंकि नाम लेने योग्य अच्छे मौलिक नाटक बहुत दिनों तक दिखाई न पड़े और अलबत्ता अनुवादों की परंपरा चलती रही, इसीलिए इस समय अनुदित नाटक लिखे गए। तो ये रामचंद्र शुक्ल का मत है। अब बात करते हैं मौलिक रचना सृष्टि में कोई दूर तक जाने वाला वैशिष्ट इस युग में प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी द्विवेदी युगीन नाटकों में परिवर्तित नवीन नाट्य प्रवृत्तियां प्रसाद के नाटकों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में पर्याप्त महत्वपूर्ण कही जा सकती है। तो दोस्तों ये आपको समझ आ गया होगा, ये नगेंद्र जी का कथन है। यहाँ पे आप देखिए नगेंद्र जी का कथन है कि इसमें स्पष्ट आप कहा जा रहा है कि मौलिक रचना सृष्टि में कोई दूर तक जाने वाला वैशिष्ट्य इस युग में प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी द्विवेदी युगीन नाटकों में क्या हुआ था, परिवर्तित नवीन नाट्य प्रवृत्तियां प्रसाद के नाटकों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में पर्याप्त महत्वपूर्ण कही जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का नगेंद्र जी का कथन है। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिए बालकृष्ण भट्ट का मत है हिंदू जाति, एक तरफ हिंदू जाति तथा हिंदुस्तान को जल्द गिरा देने का शुभम लटका यह फारसी थिएटर है जो दर्शकों, आशिकों, माशिकों का लुत्फ हासिल कराने का बड़ा उम्दा जरिया है, जो बालकृष्ण भट्ट का कथन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कथन आप देखिए कि इस समय जो साहित्य लिखा गया था, नाटक लिखा गया था, द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कपास की खेती की ही है, नीरस फिसल गुणामय फल जासो।
तो जानकारी दे दूं मैं दोस्तों, यहाँ पे जो ये कथन है कि किस तरह से यहाँ पे कहा गया है, ये पिसद है। एक्चुअल में ये जो लिखा है फिसल, ये पिसद है, आप इसको सही कर लीजिएगा, पिसद, फिसल हो गया है, ये पिसद है। द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कपास की खेती ही की है, निरस फिसल गुणामय फल जासु। तो द्विवेदी जी के कथन के लिए ये कहा गया है कि इस समय जो द्विवेदी युग के बारे में चल रही है चर्चा, तो ये जानकारी आपको दी गई है। अब बात करते हैं भारतीय रंगमंच का विवेचनात्मक इतिहास में डॉक्टर अज्ञात ने, देख रहे हैं आप, डॉक्टर अज्ञात ने, ये फुल इसमें आ गया है, हालांकि इसको इस तरह से लिखा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। तो डॉक्टर अज्ञात ने द्विवेदी युग का नामकरण कर खंडन कर बेताब युग का नाम अपनाया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्पष्ट हो गया है, क्योंकि जो द्विवेदी युग है, द्विवेदी युग के अंतर्गत महावीर प्रसाद द्विवेदी का खंडन किया है और कहा है कि ये जो है द्विवेदी युग ना होकर नामकरण कर ये बेताब युग होना चाहिए। ये किसने कहा है? तो यहाँ पे आपको स्पष्ट हो गया है कि डॉक्टर अज्ञात ने कहा है। इस नाम को किस लिए कहा जाना चाहिए, देखिए स्पष्ट हो जाएगा यहाँ से आपको, और भी स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों बेताब युग, बेताब अज्ञात जी ने बेताब युग रखा और किस तरह से इसका खंडन किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं नाटककार न थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं नाटककार न थे, अतः जो व्यक्ति स्वयं नाटक रचना करता वह किस प्रकार किस युग विशेष का प्रवर्तक, अधिष्ठाता या नायक हो सकता है। तत्कालीन कविता, निबंध, समीक्षा आदि की दृष्टि से आचार्य द्विवेदी ने उस युग का अवश्य मार्गदर्शन किया जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। तो दोस्तों स्पष्ट हो गया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और स्वयं नाटक करना थे और किस तरह का उसका कारण है, इसलिए डॉक्टर अज्ञात जी ने इस युग को बेताब युग कहा। तो दोस्तों आपको ये स्पष्ट हो गया है कि बेताब युग का नामकरण किसने किया, तो डॉक्टर अज्ञात ने किया है। और किस किताब में किया है मैं आपको बता दूं, ये है भारतीय रंगमंच का विवेचनात्मक इतिहास। यहाँ पे देखिए भारतीय रंगमंच का विवेचनात्मक इतिहास डॉक्टर अज्ञात जी का है। अच्छा, समय काल आपको बता दूं 1886 से 1915, 1886 से 1915। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, इसको याद रख लीजिएगा। बात करते हैं आगे, यहाँ पे आप देखें अज्ञात का ये कथन है, और पारसी हिंदी रंगमंच को जिन नाटककारों ने दिशा निर्देश दिया उनसे नारायण प्रसाद बेताब का नाम प्रकाश स्तंभ की भांति सबसे ऊंचा, सबको दूर से ही स्पष्टता दृष्टता है। यह कार्य कोई गुण प्रवर्तक ही कर सकता है और बेताब ऐसे ही एक ही युग प्रवर्तक थे, अतः समीचीन होगा इस युग का बेताब योग्य नाम से ही अभिषेक किया जाए। तो दोस्तों स्पष्ट हो गया है आपको कि इस युग को अभी बेताब युग के नाम से कहा जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलन जो है वो द्विवेदी युग और द्वितीय उत्थान नाम ही यहाँ पे ज़्यादा प्रचलित रहा है। तो दोस्तों यहाँ आपको उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे जो दी गई है बेताब युग के बारे में या द्विवेदी युग उत्थान या द्विवेदी युग के बारे में जानकारी बहुत ही सारगर्भित वीडियो है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपको बेताब युग के बारे में वीडियो में जानकारी मैंने दी है और किसने कहा है, सारा कथन और सारा विस्तृत आपको वीडियो में दी गई जानकारी। तो मेरी वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया एंड थैंक यू।